शशि सर, संबंध जो है अपनी पार्टी बचाए रखने, विधायकों को बचाए रखने के लिए, या जैसा अभी जिक्र कर रहे जंबू सर की भाई फंड की जरूरत तो है ही, तो फंड का काम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए संबंध सुधारने की जरूरत है, और वही मजबूरी जो है वो सामना में तारीफ करवा रही है क्या? उससे भी थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। पहले तो आप सभी को नया साल मुबारक। सर और वो भी जम्मू आनंद जी ने जो बातें रखी उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। विधायकों को संभालना एक बड़ा मामला है, फंडिंग का भी दिक्कत है, ये भी एक मामले है। लेकिन वो जो सामना का जो एडिटोरियल है, वो बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी चीजें बोल रहा है, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। होता ये है कि उसका इंटरप्रिटेशन एक बात है कि शुरुआती जो उसके वाक्य है वो फडणवीस का पूरा ये करने वाला है, प्रेस करने वाला है। विचारधारा के स्तर पर बीजेपी और शिवसेना एंटी कम्युनिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नक्सलवादी मूवमेंट से फिर माओवादी मूवमेंट के रूप में तब्दील हुई और फिर पूरा वो हिंसा के रास्ते पर ही चलने वाली जो जो आंदोलन गढ़चिरौली में था, तो उसके खिलाफ में इनकी वैचारिक रूप से एक भूमिका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो उस लिहाज से ये एडिटोरियल लिखा जाना, इसमें कोई आपत्ति या मतभेद वाला मुद्दा बन नहीं सकता। ठीक है। दूसरी जो बात है वो लिखते लिखते उन्होंने यहां तक लिख दिया कि पढ़ लिख कर पकोड़े तलने से अच्छा है कि आप वो वाली बात पे सामना का एडिटोरियल चला जाता है। तो कटाक्ष भी है केंद्र सरकार की नीतियों पर। फिर महाराष्ट्र के भीतर एक हिंसा की राजनीति, बंदूक की राजनीति जो चल रही है बीड जिले को लेकर, जो फिलहाल गर्म मामला है, उस पर भी एक कटाक्ष है कि भाई बीड जिले में लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं। हाँ, इस परिप्रेक्ष्य में गढ़चिरौली में क्रांति के नाम पर जो बंदूक लेके घूम रहे थे, वो अभी बंदूक अगर सरेंडर कर रहे तो उसका स्वागत होना चाहिए। कुछ इस प्रकार की बातें ये सामना का एडिटोरियल कर रहा है। इसको इस बैकग्राउंड को सारे चीजों को देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए जो डर है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बातें सामने वो रखी जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विपक्ष दल को जितना आक्रामक तरीके से भाजपा का विरोध करना चाहिए था वो करते नजर नहीं आ रहे। जम्मू आनंद जी ने जो बात रखी बिल्कुल दुरुस्त है। एनसीपी का जो अभी का रवैया दिख रहा है, खासकर शरद पवार जी का, वो बहुत ज्यादा आश्वासक दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा। उसी तरह से शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की जो पार्टी है, उनको अपना कुनबा बचाए रखना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अभी सर पर है। तो ऐसी स्थिति में अपना कुनबा बचाए रखना, और बीजेपी की तरफ से भी ये थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा ही, क्योंकि एकनाथ शिंदे को कट्टू साइज करके रखना ही है। तो एक दोनों तरफ से कुछ मिक्स सिग्नल्स इस बहाने से दिए जाएंगे। तो आगे की राजनीति में क्या हो सकता है इसका कोई भविष्य अभी किया नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस एडिटोरियल से बहुत ज्यादा मतलब निकालने की भी आवश्यकता मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, वो एक कटाक्ष भी है और एक क्या बोलते हैं उसको, फडणवीस के पहली बार उनको थोड़ा सा पॉजिटिव वे भी दिखाया गया। चुनाव के नतीजे के बाद उद्धव ठाकरे और उनके विधायक फडणवीस से मिले भी थे, तभी कुछ इंटरप्रिटेशन करने की कोशिशें हुई थी। लेकिन एक बात पक्की है कि विरोधी दल महाविकास आघाड़ी के नेता कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार, ये तीनों दल जितने एग्रेसिवली इनके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आने चाहिए थे, उतने नजर नहीं आ रहे। इसलिए भी ये सारी कथाएं और रचनाएं हमको सामने दिखाई देती है। फिर भी मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ऐसी स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है। जी शशि सर, जो धोखे वाली बात है, जिस तरीके से बार बार उद्धव ठाकरे कहते रहे कि उनको कैसे धोखा दिया गया, वो एक विक्टिम कार्ड इसको लेकर के खेलते रहे, आज फिर इस तरीके की चर्चाएं अचानक मीडिया में क्यों कि भाई जिसने धोखा दिया आप उसके साथ, एक दर्शक का सवाल है इसमें ये कि आज जिसने धोखा दिया आप उसके साथ जाकर के मिलें या उसके साथ आप गठबंधन कर लें। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती रही तो फिर संघर्ष कौन करेगा, लड़ाई कौन करेगा? और क्या इसकी संभावना है, इस आर्टिकल से इतर अगर हम बात करें तो क्या इसकी संभावना है महाराष्ट्र की सियासत में आज की तारीख में? जरूरत है ऐसी कि उद्धव ठाकरे जाएं और मिले वहां पर? तो उद्धव ठाकरे हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
उद्धव ठाकरे को तात्कालिक परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ज्यादा जरूरत है बीजेपी की, क्योंकि उनको अपना कुनबा टिकाए रखना है। लेकिन हाँ। शिवसेना ये पार्टी आज की नहीं है ना, या उद्धव ठाकरे ने अभी अभी बनाई हुई पार्टी नहीं है, या शिवसेना का इतिहास शरद पवार के सत्ता कारण के राजनीति की तरह का नहीं रहा है। उल्टा उद्धव शिवसेना का इतिहास ये रहा है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा स्टैंड लेने वाली पार्टी रही है। उसका एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल स्टैंड था ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका ये जो रहता था, पोज जो रहती थी, पोजीशन जो रहती थी, वो ऐसे दिखाने के लिए सही, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात करती रही है। तो सत्ता में रही नहीं रही है न रहे, लेकिन वो एक भूमिका लेती रही है। आइडियोलॉजिकली शिवसेना बीजेपी के साथ रहना ज्यादा लॉजिकल है, वो उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकती, ये बात पक्की है। दिक्कत उनको कहाँ है कि बीजेपी चूंकि एक बड़ी मछली है तो छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी मछली अभी हिंदुत्व की स्पेस में और किसी को रखना नहीं चाहती है। दिक्कत इधर है, उनको प्रॉब्लम वहां है। अगर जिस दिन बीजेपी अगर ये रवैया बदल दे, मान लीजिए भाजपा के भीतर का सत्ता समीकरण बदल जाता है और वो ज्यादा डेमोक्रेटिक बन जाती है हिंदुत्व स्पेस को लेकर, तो उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत? उद्धव ठाकरे आराम से उनके साथ जा सकते हैं, आइडियोलॉजिकल उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अभी की जो परिस्थिति का आप जो सवाल कर रहे हैं, तो अभी की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे को जितनी जरूरत है उतनी भाजपा को नहीं है। देखिए बीजेपी को उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनके लिए तो अजित पवार के विधायक और ये एकनाथ शिंदे के विधायक काफी है, और उसके लिए उनको अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी को जिंदा रखने की भी जरूरत नहीं है। वो जिस दिन इशारा कर देंगे उस दिन कुछ विधायक उठकर इधर चले जाएंगे और वो चुनकर भी आ जाएंगे, क्योंकि चुनकर लाने में भी अभी उनको कोई परेशानी नहीं है। इस हद तक महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति पर कब्जा बीजेपी ने जमा लिया। और मैं जब राजनीति पर कब्जा जमा लेने की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ यंत्रणा के हिसाब से कह रहा हूँ। जनमत उनके साथ नहीं है, यंत्रणा उनके कब्जे में। ये बीजेपी की स्थिति है। इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मिक्स सिग्नल देते हुए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हुए, मुंबई के भीतर की राजनीति में शिवसेना अपने आप को बचाए रखने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन लोगों की नजरे से अगर देखें, तो लोगों की नजरे से अगर देखें तो यही बात आएगी कि आपको अपनी भूमिका पर कायम रहना पड़ेगा, तो ही आप लॉन्ग टर्म राजनीति कर सकते हैं। अगर दीर्घकालीन राजनीति अगर करनी है, तो शिवसेना को अपने अस्तित्व के लिए लोगों के बीच में जाकर उद्धव ठाकरे को खड़ा रहना पड़ेगा और एक दूसरा पोल के रूप में उभरना पड़ेगा। मोनोलिथ तो नहीं चलती ना। देखिए भाजपा नहीं चाहती कि हिंदुत्व की राजनीति की स्पेस में और कोई नहीं बचे, लेकिन लोग जो हिंदुत्ववादी मतदाता भी अगर है, मान लीजिए, तो वो सिर्फ बीजेपी के पक्ष में रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। उल्टा मैं अभी ऐसे देख रहा हूं कि महाराष्ट्र के भीतर ये मराठी वाले मुद्दे को लेकर या प्रांतीय जो राजनीतिक स्पेस है उसमें बहुत भयंकर असंतोष दिख रहा है। उसको कौन कैसे डेवलप करके कंसोलिडेट करता है, इस पर आगे की भविष्य की बहुत सारी राजनीति डिपेंड करती है। उस लिहाज से अगर देखें तो उद्धव ठाकरे के लिए भी स्पेस बनती है, क्योंकि शिवसेना का जन्म मराठी के अस्मिता के मुद्दे पर बना है। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना का जन्म नहीं हुआ है, शिवसेना का जन्म मराठी के मुद्दे पर बना है। शिवसेना ही मराठी के मुद्दे से खिसक गई, इसलिए शिवसेना का प्रॉब्लम बना है। जो भी उसका बढ़ोतरी विकास हुआ वो अपनी जगह ठीक है पॉलिटिकल, लेकिन आइडियोलॉजिकल स्पेस जो ऑक्युपाई करनी होती है राजनीति में, उसमें शिवसेना चूक गई। अदरवाइज अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में शायद, महाराष्ट्र के भीतर शायद मराठी के मुद्दे पर भाषीय प्रांत रचना के आधार पर मराठी लोगों का, महाराष्ट्रीय लोगों का सबसे बड़ा दल के रूप में शिवसेना उभर जाती, ये संभावनाएं थी। अब फिर एक बार उस तरह का असंतोष है, ये कैश करने की कुवत शिवसेना में है कि नहीं है, ये दूसरा सवाल है। आगे और एक बात है, मैं रुकूंगा, वो ये है कि शिवसेना का जन्म भले ही मराठी के मुद्दे पर हुआ, लेकिन शिवसेना उस समय में भी एक सुपारी लेकर मुंबई के भीतर के समाजवादी और कम्युनिस्ट और मजदूरों के आंदोलन को खत्म करने वाली या पार्टी के रूप में उभरी थी। तो ये शिवसेना का एक मूल डीएनए का भी एक प्रॉब्लम है जो उद्धव ठाकरे हाँ। हैंडल नहीं कर पा रहे। जी।